हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, हम एक निबंध पढ़ेंगे जिसका नाम है हरित क्रांति। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में भारत में कृषि के क्षेत्र में हो रही उन्नति के बारे में बताया गया है। इस क्षेत्र में पंचवर्षीय योजना बड़ी लाभकारी सिद्ध हुई है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किसानों की सहायता हेतु उपयोगी व नवीन यंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। तो आइए अपने निबंध को शुरू करते हैं हम। कभी आपने किसी चित्रकार को चित्र बनाते हुए देखा है? मान लीजिए कागज पर मटमैला, मटमैला यानी थोड़ा सा धुंधला सा, मटमैला या हल्का पीला रंग है। चित्रकार अपनी कूची उठाता है और बाएं से दाईं ओर तक गहरे हरे रंग की एक पट्टी खींच देता है। फिर उसके बीचों बीच बैंगनी रंग की लकीरें भर देता है। चारों ओर सुर्ख रंग का चटक लाल घेरा बना देता है। अब देखिए, वही थोड़ी देर पहले का मटमैला कागज कैसा सजीव हो उठा। इस मटमैली धरती को हरी हरी धानी चुनर या सरसों का पीतांबर और सूरजमुखी का बसंती चोला पहनाकर उसे अनेक रूपों में सजाने वाले कृषक और कृषि वैज्ञानिक मुझे ऐसे ही चित्रकार लगते हैं जो निर्जीव, निर्जीव यानी जिसमें कोई रंग ना हो, निर्जीव रंगों से नहीं, सजीव वनस्पतियों से कला की सृष्टि करते हैं। सृष्टि यानी रचना करना। कला भी ऐसी की जो आंखों को भी प्यास ही नहीं, पेट की आग भी बुझाती है। पिछले दिनों अपने दक्षिण भारत की यात्रा में मैंने देखा कि कई स्थानों में गेहूं और जौ की फसलें लहला रही है। सांभर, डोसा, इडली खाने खिलाने वाला यह प्रदेश अब तक मुख्य रूप से धान की ही खेती करता था। संपूर्ण तटवर्ती, तटवर्ती यानी नदी के किनारे वाला स्थान, संपूर्ण तटवर्ती भारत असल में इसी धान को जानता पहचानता आया है। लेकिन अब यहाँ गेहूं की फसल भी लहलाने लगी है। यह तो हमारे कृषि वैज्ञानिक ही ऐसे चतुर चितेरे हैं जिन्होंने सदियों से एक ही रंग में डूबी धानी धरती पर गेहुए रंग में डुबोई कूची फेर दी। सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम के अमर गायक स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बंगाल में चले तो वहाँ भी धरती के रंग बदले हैं। मछली भात पर कुर्बान बंगवासी अब बड़े चाव से गेहूं उगा रहे हैं। अब यहाँ के किसान ने ना तो पटसन यानी जूट के बाद खेत को खाली छोड़ते हैं और ना धान के बाद। जैसे ही पटसन या धान की फसल कटी की गेहूं बो दिया। एक ही खेत में साल में 2 फसलें लेने का ये चक्र बंगाल में ऐसा लोकप्रिय हुआ, लोकप्रिय यानी लोगों में प्रचलित, ऐसा लोकप्रिय हो कि यहाँ सन 1978 में 1 करोड़ टन से भी ज़्यादा गेहूं उगाया गया। इधर उत्तर में आ जाए तो गेहूं का कटोरा माना जाने वाला पंजाब और उसके साथ लगा हरियाणा अब गेहूं के साथ ही खरीफ के बरसाती मौसम की फसलों में धान को भी प्रधानता दे रहा है। यहाँ तो एक वर्ष में उसी खेत में 3 बल्कि 4 तक फसलें ली जाती हैं। आइए देखें कि प्रकृति के इस परिदृश्य में परिवर्तन का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। परिवर्तन का अर्थ है बदलाव। खेती के लिए सदियों तक मानव ने 2 ही शक्तियां आजमाई थी, मानव शक्ति और पशु शक्ति। सदियों तक उसने अपने आप को इसी में धन्य माना कि उसकी खेती से परिवार की गुजारे लायक पैदावार हो जाए। सदियों से अपने खेत में सिंचाई के लिए वह बादल और वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करता रहा। रासायनिक उर्वरकों का उसने नाम भी नहीं सुना था। कीटनाशक यानी कीटाणुओं का विनाश करने वाले कीटनाशक और फफूंदीनाशक रसायनों का इस्तेमाल तो वह अब तक करता जब उसे यह पता होता कि खड़ी फसल का बर्बाद होना कीटों और फफूंदियों की कारस्तानी है। कारस्तानी यानी कारनामा। वह तो इसे भारी हवा या देवता का प्रकोप, प्रकोप यानी कि दोष, देवता का प्रकोप और अपना दुर्भाग्य मानता था। दुर्भाग्य यानी कि जिसका भाग्य खराब हो। दुर्भाग्य मानकर माथा पीट लेता था। खेती उसके गुजर बसर करने का एक तरीका था। विज्ञान का प्रवेश, प्रवेश यानी कि उसका अंदर जाना, विज्ञान का प्रवेश उसमें दूर दूर तक नजर नहीं आता था। अर्थात एक समय ऐसा था जब किसान इन सब वैज्ञानिक तरीकों से दूर था। वो अपने पौराणिक तरीके से खेती करता था और केवल अनाज उतना ही उगाता था जितने उसके परिवार की ज़रूरत हो। लेकिन धीरे धीरे समय में बदलाव हुआ।
खेती में भी विज्ञान के नाम पर शुरू शुरू में यही हुआ कि वैज्ञानिक सदियों से चली आ रही कृषि परंपराओं, ऐसी कृषि करने की परंपरा, कृषि परंपराओं के पीछे छिपे हुए विज्ञान को खोजने में लगे रहे। मनुष्य ने इतने लंबे विकास काल में जंगली पौधों में से अनाज देने वाले, तेल देने वाले, फल और सब्जी देने वाले, रेशे और दाल देने वाले पौधे छांटे हैं। फिर उनके बीज बोकर खेती करना शुरू किया है। कुल 100-125 पौधे हैं जिनकी दुनिया भर में कहीं ना कहीं खेती की जाती है। खेती में सुधार लाने वाली पहली वैज्ञानिक खोज थी रासायनिक उर्वरकों की। फसलों के पौधे अपनी जड़ों से भूमि के खनिज चूसकर ही तो बढ़ते हैं। इन खनिजों की पूर्ति रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से की जा सके और इस तरह भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाया जा सकता। अब सभी किसान जानते हैं कि अच्छी फसल लेने के लिए गोबर की खाद के साथ साथ रासायनिक उर्वरक देना आवश्यक है। पौधे को भूख ही नहीं, प्यास भी लगती है। जल का स्पर्श ही, स्पर्श यानी छूना, जल का स्पर्श ही तो धरती में बोए और सोए बीज को जगाकर अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। अंकुरण यानी बीज का फूटना। अंकुर फूटने के बाद पौधा बढ़ता है तो अपनी वृद्धि यानी बढ़ोतरी, अपनी वृद्धि के हर मोड़ पर उसे पानी की जरूरत पड़ती है। पानी ना मिले तो फसलों के पौधे प्यासे ही नहीं, भूखे भी मर जाएंगे, क्योंकि वे मिट्टी में अपनी जड़ों से जो भी पोषण खींचते हैं वे पानी में घुला होता है। यानी कि पौधों को जो भी पोषण मिलता है वो पानी में घुले पोषण से ही मिलता है। सबसे ज़्यादा पानी पीता है धान। गेहूं में भी 5 बार सिंचाई करनी पड़ती है। दूसरी ओर जौ और चना जैसी फसलें हैं जो पानी बहुत कम चाहती हैं। एक सिंचाई बुआई के दिनों में और दूसरी फसल पकने से पहले हो जाए तो इनके लिए काफ़ी है। आदिकाल में मानव खेती के लिए बादलों की ही बाह जोतता था, फिर वर्षा के अतिरिक्त नदियों का सहारा लिया। तभी तो नील नदी की घाटी से लेकर सिंधु नदी की घाटी तक सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही हुआ। नदियों से मानव ने खेतों तक पानी ले जाने के लिए नहरें निकाली। जहाँ नहर नहीं जा सकी वहाँ तालाब बनाए और कुएं खोदे। कुओं से पानी निकालने के लिए बैलों द्वारा खींची जाने वाली पुर और बैल या ऊँट द्वारा चलाई जाने वाली रहट से लेकर रस्सी और बाल्टी तक सिंचाई के सभी साधन आजमाए गए। सिंचाई के इन साधनों में श्रम और समय का अपव्यय बहुत होता है, पर विज्ञान ने इस दिशा में नलकूपों का साधन जुटा दिया। फलतः अब नलकूप यानी ट्यूबवेल लगाकर अधिक गहराई से पानी खींचकर घंटों का काम मिनटों में होने लगा है। यंत्रों द्वारा समय और श्रम की बचत का लाभ सिंचाई में ही नहीं दूसरे कृषि कार्यों में उठाया गया। पुरातत्ववेत्ताओं ने प्राचीन संस्थापकों की खुदाइयों में भांति भांति के औजार खोजे हैं जो अनेक प्रकार के कृषि कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। शायद पहला हल लकड़ी में सींग जोड़कर बनाया गया था, बहुत बाद में जाकर लोहे का पता चला। तब से हल के फाल लोहे के बनने लगे हैं। अब तो तरह तरह के कृषि यंत्र बनने लगे हैं। जुताई करने और मिट्टी पलटने तथा फाटा फेर कर मिट्टी को महीन और इकसार करने के अतिरिक्त खेत से अवांछित जो बेकार हों, अवांछित खरपतवार उखाड़ने के लिए निराई बुराई भी यंत्र द्वारा की जाती है। फसलों का हरा सोना लूटने वाले कीड़ों को अब छिड़काव यंत्रों यानी स्प्रेयों द्वारा कीटनाशी दवा छिड़क कर नष्ट किया जा सका है। फसल काटने के लिए भी हाथ में हंसियां दराती चलाने की जगह ट्रैक्टर से चलने वाले कटाई यंत्र काम में ले सकते हैं। वस्तुतः खेतों में यंत्र युग का प्रवेश ट्रैक्टर के द्वारा ही हुआ है। जब 2 बैलों की जगह ट्रैक्टर ने हल खींचना शुरू किया तो मीलों तक लंबे चौड़े खेतों में फसलें लहलाने लगी। पंजाब और हरियाणा में मिश्र यंत्रों द्वारा तो गेहूं की फसल पकने पर कटाई ही नहीं करते, भूसा और दाना अलग करने के लिए भी मड़ाई भी करते जाते हैं। अलग से भी मड़ाई यंत्र यानी थ्रेसर है। बिजली या इंजन से चलने वाला थ्रेसर दिन भर में 20 से 30 क्विंटल तक गेहूं के दाने निकाल सकता है। यही काम कटी फसल के पूले बैलों में कुचलवाकर करने में कम से कम 1 सप्ताह लगता था। कटाई और मड़ाई के बाद अगली फसल की बुआई भी आप यंत्रों से कर सकते हैं। इससे काम जल्दी हो जाता है। साथ ही बीज सही दूरी और ठीक गहराई में बोया जाता है। बीज के साथ ही उर्वरक डालने के यंत्र भी उपलब्ध है। आपने खेत जोत लिया, खाद डाल दी, सिंचाई का प्रबंध कर लिया, पर यह सारा परिश्रम यानी मेहनत
परंतु ये सारा परिश्रम तभी सफल होगा जब बोया गया बीज भी बढ़िया हो। ऐसे बीज जो टूटे फूटे, सिकुड़े या कमज़ोर ना हो, जो आसानी से अंकुरित हो जाएं और पौधे भी पुष्ट हों। यानी कि बीज जो है वो सॉलिड होना चाहिए। अच्छा बीज बोया जाएगा तो पौधे भी अच्छे ही होंगे, रोग और कीड़े ना लगें और साथ ही अधिक उर्वरक ग्रहण करके ज़्यादा उपज देने की क्षमता उनमें हो। उन्नत बीज तैयार करके ही वैज्ञानिक खोज से कृषि विकास को एक नई दिशा मिली। वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञों ने फसलों की 2 अच्छी किस्मों के गुण मिलाकर उन दोनों से बढ़िया तीसरी किस्म निकाल ली। यह संकर पद्धति बड़ी सफल हुई। पहले संकर मक्का आई, फिर बौने धान आए और फिर आए बौने गेहूं। इस कदकाठी के ठिकने पर तेज हवा में भी ना गिरने वाले और भरपूर पानी और उर्वरक खाने वाले गेहूं ने भारतीय कृषि में क्रांति का श्री गणेश किया। पहले गेहूं की लंबे तने वाली किस्में उगाई जाती थी। थोड़ी भी हवा तेज हुई कि ये गेहूं खेत में पसर जाते थे। अगर कहीं रतुआ नामक फफूंदी लग गई तो सारी फसल चौपट। हमारे देश में बिहार के पूसा नामक स्थान पर 1905 ईस्वी में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई, जिसे विश्व अनाज प्रदर्शनी में लगातार 4 साल तक इनाम मिलता रहा। सन 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया और पूसा के संस्थान की इमारतें नष्ट हो गई, तो इसे नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ पर 18 साल के प्रयोगों के बाद गेहूं की कुछ ऐसी किस्में तैयार की गई जिस पर रतुआ का प्रकोप नहीं होता था, पर इनमें अधिक उपज देने की क्षमता नहीं थी क्योंकि तेज हवाएं चली कि ये लंबी किस्में धराशायी हुई। साथ ही रासायनिक उर्वरक भी अधिक मात्रा पचा पाने भी इनकी बूते से बाहर था। इस समस्या का समाधान किया गेहूं की बौनी किस्मों के विकास ने। यह खोज विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है। कद के ठिगने लोगों के देश जापान में पहली बार ठिगने कद के गेहूं भी पन पाए गए। फिर इसका ब्याह अमेरिकी गेहूं से रचाया गया। इस तरह जो बौनी संतान हुई वह ठंडे देशों में उगाई जा सकती थी। बाद में इन्हें मैक्सिको के गेहूंों से ब्याह दिया गया। इनसे जो बौने गेहूं तैयार हुए वे भारत में लाकर नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में परखे गए। इनका लाल रंग किसी को अच्छा नहीं लगा था, अतः हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने शरबती रंग वाले देसी गेहूंों का रंग इनमें पहुंचाया। 10-12 साल में इन बौने गेहूंों से अन्न उत्पादन ने ऐसी छलांग मारी कि कहाँ तो हम दूसरे देशों से अनाज मांगते फिरते थे और कहाँ आज सूखे और अकाल के सामने भी तन कर खड़े हैं। यानी कि आज हम समृद्ध हैं गेहूं के मामले में। अनाजों के सिरमौर गेहूं में भी पहले देश में वैज्ञानिक क्रांति आई थी। मिठास की दुनिया में हमारे जीवन में मिठास भरने वाले पदार्थ चीनी और गुड़ हैं जो मिलते हैं गन्ने से। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया, आक्रमण का अर्थ होता है हमला, आक्रमण किया तो उसके सिपाहियों ने अपने संबंधियों को लिखा था, सिंधु के जंगली लोग ऐसे सरकंडे उगाते हैं जिनसे वे अपनी ज़रूरत का सारा शहद प्राप्त करते हैं। ये शहद भरे सरकंडे और कुछ नहीं, गन्ने हैं। आज सभी किसान कोयंतूर के लंबे और मोटे रसीले गन्नों की खेती करते हैं। इन उन्नत यानी विशेष किस्म के इन उन्नत किस्मों के कारण ही गन्ने की पैदावार बढ़ी। लेकिन एक दिन वह भी था जब गन्ने की किस्मों में सुधार के सारे प्रयोग असफल हो गए थे। बात है सन 1911 ईस्वी की। उन दिनों एक अंग्रेज वैज्ञानिक डॉट बाबर और उनके भारतीय सहायक श्री वेंकटरामन कोयंतूर में गन्ने पर अनुसंधान कर रहे थे। गन्ने की खेती तो उनके तने के टुकड़े जिसमें आंखें अवश्य हो बोकर की जाती है, लेकिन अनुसंधान के लिए गन्ने को उनके बीज में उगाना ज़रूरी था। गन्ने के बीज इतने हल्के होते हैं कि फूंक मारो तो उड़ जाएं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने गमले में गन्ने के बीज बोए और चूहों तथा गिलहरियों से बचाने के लिए कमरे में ऊंचाई पर रख दिए। काफ़ी दिन तक प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा यानी इंतज़ार किया। काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा की पर किसी के गमले में बीज अंकुरित नहीं हुआ। अचानक बाबर साहब को उत्तर भारत के दौरे पर जाना पड़ा। उनके पीछे वेंकटरामन ने सोचा कि गन्ना तो गर्म जलवायु का पौधा है, इसके बीज कमरे में नहीं खुले में प्राकृतिक परिस्थितियों में ही उग सकते हैं। अब रोज सुबह वेंकटरामन अपने एक साथी को लेकर कोयंतूर के आसपास के गन्ने के खेतों के चक्कर काटते और शाम तक थैलियों में बीज इकट्ठे करते रहते। इन बीजों को बोया तो गमलों में ही
पर गमले अंदर कमरे में ना रखकर बाहर खुले में रख दिए। कोई 1 सप्ताह बाद देखते क्या हैं, गमलों में बीजों में कल्ले फूट आए हैं। वेंकटरामन तो फूले नहीं समाये। फौरन बाबर को तार द्वारा एक खुशखबरी भेजी गई कि गन्ने के बीज अंकुरित हो गए। बाबर लौटकर आए और गमलों में अंकुराए पौधों को देखकर बड़े बिगड़े। वे कहने लगे, यह तो किसी घास के अंकुर हैं, गन्ने के नहीं। हुक्म दिया कि सभी पौधों को नष्ट कर दिया जाए। 2-4 गमले तो थे नहीं, पूरे 100 गमले थे। अगले दिन छुट्टी पड़ गई। वेंकटरमन ने बाबर को समझाया कि इन गमलों को नष्ट करने में बेकार ही मजदूर लगाने पड़ेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं, पड़े रहेंगे कोने में। हम क्यों इन्हें नष्ट करने में अपना पैसा और समय नष्ट करें। बाबर को बात जच गई और गमले बच गए। इस तरह बड़े उपेक्षापूर्ण वातावरण में, यानी कि उनकी तरफ ध्यान ना देना, उपेक्षापूर्ण वातावरण में गन्ने के ये बीज पौधे बनते रहे। 7वें महीने तक पौधों में पोरियां बनी तो अचानक बाबर की निगाह पड़ी। अरे, ये तो सचमुच गन्ने के ही पौधे हैं। ये गन्ने ही आज के गन्नों के पूर्वज बने। इनसे ही वेंकटरमन ने कोयंबटूर में गन्नों की नई किस्मों का विकास किया। उन दिनों लंदन के एक अखबार ने डॉक्टर वेंकटरमन की खोज पर लिखा था, उसने कुदरत को खूब उल्लू बनाया और हिंदुस्तान को मिठास से भर दिया। आज गन्नों की कोयंबटूर किस्में भारत में ही नहीं, सभी गन्ना उत्पादक देशों में लोकप्रिय है। गन्ना तो दुनिया को भारत ने दिया, पर बहुत से पौधे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ दूसरे देशों से आए हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा, आलू, गोभी, मटर, तंबाकू और शकरकंद सब के सब परदेसी पौधे हैं जो इन देश की मिट्टी में ऐसे रमे कि यहीं होकर रह गए। मूंगफली भी बाहर से आई, और तो और अमरूद भी यहाँ का नहीं है। लीची, लुकाट, पपीता, सपोट, अनानास और अंगूर भी नहीं, खरबूजा और तरबूज भी विदेशी यात्रियों के साथ भारत आए हैं। इन परदेशियों में से आलू के उत्पादन में वैज्ञानिक अनुसंधान से बहुत प्रगति हुई। पूसा इंस्टीट्यूट की तरह आलू का अनुसंधान केंद्र भी 1949 ईस्वी में पटना में खोला गया था। 1956 ईस्वी में इसका विस्तार किया गया था और शिमला लाया गया। शिमला के बाद कुफरी में इस संस्थान का फार्म है। यहीं पर कुफरी, चंद्रमुखी जैसे दर्जनों उन्नत किस्में विकसित की गई जो आलू उत्पादकों में बहुत लोकप्रिय हैं। आलू के रोगरोधी बीज ने आज बाजार में आलू की भरमार कर दी। पिछले दिनों तो इतना आलू पैदा हुआ कि यूरोप के अनेक देशों को भारतीय आलू का निर्यात किया गया। निर्यात का अर्थ होता है भेजना, यानी कि अपने देश से दूसरे देश में भेजना। पहले यूरोप से ही आलू का भारत लाया गया था। इस तरह उल्टे बांस बरेली की जगह हम एक नई कहावत बना सकते हैं, उल्टे आलू यूरोप को। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने कृषि विकास के सभी लक्ष्य पूरे कर लिए। रोटी का प्रबंध यानी रोटी का जुगाड़ करना, यानी कि उसका प्रबंध करना। रोटी का प्रबंध हो गया, पर दाल भी तो चाहिए। तेल भी बहुत महंगा है। पौष्टिक, यानी कि हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक है उसे कहते हैं पौष्टिक। पौष्टिक सब्जियों और फलों की भी पैदावार कम है। जैसे क्रांति गेहूं की खेती में हुई, वैसी अभी चावल की खेती में नहीं हो पाई। चावल की फसल समुद्र तटीय प्रदेशों में सारे साल उगाई जाती है, पर उत्तर भारत में उगाई जाती है खरीफ यानी बरसात के मौसम में। इसलिए इस पर कीड़ों का बहुत प्रकोप रहता है। वर्षा ना हुई तो फसल चौपट। यही हाल मूंग, मसूर, उड़द, अरहर, चना, मटर और लोबिया जैसी दाल वाली फसलों का भी है। यह सदा से कम पानी और कम खाद लेकर बची कुची जमीनों में उगाई जाती हैं। इन पर वैज्ञानिक खोज भी कम हुई। मूंग और अरहर की जल्दी पकने वाली किस्मों का पिछले कुछ वर्षों में ही विकास किया गया है। शाकाहारियों के लिए तो यह दालें ही पौष्टिक प्रोटीन का सूत्र है। अब सोयाबीन के प्रचार से प्रोटीन का और भी अच्छा साधन मिल गया है। सोयाबीन को तो कल्पतरू फसल कहा जाता है। आटा, दाल और तेल के अतिरिक्त इसमें दूध भी निकाला जाता है। तेल के लिए सूरजमुखी भी नई फसल के रूप में चल पड़ी है। यह कम पानी में भी ज़्यादा उपज देती है और हर मौसम में हर जगह उगाई जाती है। इन नई फसलों और इनको उगाने की नई विधियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए रेडियो और दूरदर्शन के अतिरिक्त गांव-गांव में ग्राम सेवक नियुक्त किए गए हैं। नए कृषि अनुसंधानों का प्रसार पत्र पत्रिकाओं द्वारा किया जा रहा है। उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र तथा कीटनाशी और फफूंदीनाशी दवाओं को खरीदने तथा नलकूप लगवाने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इनके अतिरिक्त कृषि संबंधी समस्याओं से
निपटने के लिए कृषि अनुसंधान की व्यवस्था को और भी सुगठित बनाया गया है। सुगठित का अर्थ है मजबूत बनाना। नई दिल्ली के कृषि भवन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी। 1979 ईस्वी में इसकी स्थापना के 50 साल पूरे हुए और स्वर्ण जयंती मनाई गई। इस बार स्वर्ण जयंती को नए ढंग से मनाया गया। यह तय किया गया कि 50,000 किसान परिवारों को खेती बाड़ी और पशुपालन के नए तरीके सिखाकर खुशहाल बनाया जाए। इस काम में परिषद के अधीन काम करने वाले कोई 2 दर्जन अनुसंधान संस्थान और सभी राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय जुट गए। पूरे देश को जलवायु और कृषि के अनुसार 8 भागों में बांटकर ऐसे कृषक परिवार चुने गए जो स्वतंत्रता के 33 वर्ष बाद भी निर्धनता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। कृषि विकास का सपना भी तभी पूरा होगा जब गरीबी से जूझते हुए समाज के सबसे पिछड़े वर्गों की दशा सुधरेगी। गांधी जी ने भी इसी अंत्योदय कार्यक्रम को अपने रचनात्मक कार्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। किसे पता था कि राष्ट्रपिता के सपनों के बीज लहलाने के लिए नई फसलों के बीज की प्रतीक्षा में थे। तो बच्चों, रमेश दत्त शर्मा द्वारा लिखित ये निबंध बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाभदायक है, जो कृषि के क्षेत्र में हुई क्रांति के बारे में बताता है कि कैसे धीरे धीरे मनुष्य ने कृषि के क्षेत्र में प्रकृति करते हुए भारत आज आत्मनिर्भर बन गया है और गेहूं जैसा धान आज हम आयात नहीं करते बल्कि निर्यात करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।